और उस हिसाब से उनके अपॉइंटमेंट को फिक्स करती थी। डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे? जी सर। हो सकता है जब इनकी मौत हुई हो उस वक्त ये लेटर्स रिकॉर्ड कर रहे हो अपने डिक्टाफोन में, और अगर ऐसा हुआ है तो उस वक्त ये सारी आवाजें उस डिक्टाफोन में रिकॉर्डेड होनी चाहिए। लेकिन वो डिक्टाफोन है कहाँ? जरा देखो, यहाँ कोई डिक्टाफोन दिखता है क्या? ये रहा डिक्टाफोन। ये लेटर हमें रमन एंड सन्स के लेटर को रिप्लाई में भेजना है। इसमें उनसे कहना है कि आपके 10 करोड़ रुपए हमें अभी तक नहीं मिले, और अगर ये 10 करोड़ रुपए हमें अगले 1 महीने तक नहीं मिले तो हम सारे फ्लैट्स मार्केट में बेच देंगे। तुम ये सिटी क्यों बजा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या? लगता है कोई सीटी बजा रहा है। अब ये सीटी हमें उस कातिल तक पहुंचाए। खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। मुझे तो इस वक्त यहाँ कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। इस टेप पे अभी एक सीटी की आवाज सुनी ना? हाँ। ये मरने वाली की तो नहीं होगी, ये जरूर उस खूनी की ही है। सर, खूनी कोई आदमी है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इस तरह की सीटी कोई आदमी बजा सकता है। क्यों? ये कोई जरूरी नहीं है सर, इस तरह की सीटी कोई औरत भी बजा सकती है। ये भी ठीक कह रही है। ओके, तुम बजा के दिखाओ अनुष्का। अब भी कोई शक है? खूनी एक औरत भी हो सकती है, मगर बहुत जहां तक मैं जानता हूं ये ट्यून मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम सारी ट्यून सुनते हो और जानते हो। सारी तो नहीं, मगर म्यूजिक के बारे में मैं अच्छी खासी जानकारी रखता हूँ। म्यूजिक सुनता हूँ मैं, किशोर दा, मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना दा, और ये आजकल के रीमिक्स ये भी सुनता हूँ। मगर फिर भी तुम इतने 100% कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि ये ट्यून तुमने पहले कभी नहीं सुनी? मैंने ये कब कहा कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं? मगर अगर इस ट्यून पे कोई गाना बना है तो या तो एकदम नया है, मार्केट में नहीं आया है, या फिर ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा होगा, यानी पब्लिक के नोटिस में नहीं आया है। मतलब अगर इस ट्यून पे गाना बना भी है तो ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है, हो सकता है। तब तो हमारा सस्पेक्ट या तो कोई म्यूजिक एक्सपर्ट है, या फिर कोई ऐसा आदमी या औरत जो म्यूजिक कंपनी में काम करता है या करती है। तो फिर हमें किसी ऐसे आदमी को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो नए म्यूजिक पे अपनी राय देता हो। शुरुआत के लिए आइडिया अच्छा है। फिर से सुनिए। क्या लगता है आपको? एकदम नई ट्यून है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। दरअसल प्रॉब्लम ही है कि आज का हर रोज एक नई म्यूजिक कंपनी खड़ी हो जाती है, कहीं से एक नया म्यूजिक डायरेक्टर भी पकड़ के ले आती है। अब सर सबके बारे में पता रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब क्या करें सर? एक तरीका है सर, आप एफएम रेडियो स्टेशन जाए, उनके पास नए से नए और पुराने से पुराने गानों के और धुनों का कलेक्शन रहता है, और साथ में म्यूजिक कंपनी भी अपनी आने वाली एल्बम उन्हीं के पास भेजती है ताकि वो बार-बार बजाकर उसे पॉपुलर कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको वहां से हेल्प जरूर मिल सकती है। दोस्तों, आपने जो धुन सुनी जरा याद कीजिए कब और कहां, किसी को गुनगुनाते हुए, या फिर ये उस किसी गीत की है जो आपके जहन में कुछ
ठहर सा गया है। तो मुझे फोन कीजिए 29845694 और अब आपकी ये दोस्त रजनी आपको ले चलती है एक नए पायदान पर, जहां एक और नया गीत आपका इंतजार कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर कुछ भी पता चलता है तो आप हमें फोन करिएगा। या डेफिनेटली। फेडेक्स बंद मत करो, टेप चलने दो। पूरी रात चली है, शायद कोई साउंड हो। फिर से प्ले करो। कोई बोल रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। फेडेक्स प्ले करो। कैमरा फोन की जय। अब समझे फ्रेडरिक्स, जिस वक्त राजेश का खून हुआ उस वक्त कैबिन में कोई तीसरा आदमी भी था। क्या? हाँ, उन्हीं के जाने के बाद, मतलब दरवाजा बंद होने के कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ रही है, कैमरा फोन की जय। कैमरा फोन की जय? ओके, गुड जॉब देयर। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। ओके ओके। क्या हुआ सर? दया को स्टेप से कुछ और क्लू मिला है। ऐसा लगता है कि राजेश के फोन के वक्त उसके केबिन में कोई तीसरा आदमी मौजूद था। हेलो सर, एक फोन कॉल आया था एक लड़की का, कहती है ट्यून के बारे में जानती है। कौन है वो लड़की? सर, प्रीति नाम है उसका। इस वक्त कहाँ है वो? सर, वो बीट्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बोल रही थी और उसका एड्रेस है रिचा बिल्डिंग 108 फर्स्ट फ्लोर अंधेरी वेस्ट। एक बात तो पक्की है, अगर देर रात तक यहाँ पर कोई था तो उसका इरादा कुछ अच्छा तो नहीं होगा। क्या मतलब सर? मतलब राजेश और उस खूनी के अलावा इस कमरे में कोई और आदमी भी था, जिसे ना तो उस खूनी ने देखा और ना ही राजेश को पता था, वरना राजेश उसे मदद के लिए जरूर पुकारता। वो तीसरा आदमी इस कमरे में शायद चोरी के इरादे से आया होगा। वो इस कमरे में छुपा कहां होगा? इस कमरे में यही एक जगह है जहां वो तीसरा आदमी छुप सकता था। फेडेक्स, सोचो कि राजेश वहां खड़ा है और तुम उसका खून करने वाले हो, तो कैसे करोगे? दिखाओ। खूनी जरूर दरवाजे से अंदर आया होगा। राजेश वहां खड़ा था। खूनी ने राजेश को ऐसे मार दिया। वो तीसरा आदमी यहीं बैठा था। उसने जो फोटो खींची उससे वो खूनी को ब्लैकमेल करने वाला है, तभी तो वो हमारे पास नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वो यहां से गया कहां और हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? फेडेक्स, इस ऑफिस की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। यस सर।
ये देखिए ग्लव्स। खूनी के ही होंगे, वरना बिल्डर के ऑफिस में इसका क्या काम? खूनी के होते तो इस पे खून के निशान लगे होते हैं। ये उस कैमरा फोन वाले के हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मिस प्रीति कहाँ मिलेंगी? रूम नंबर 3। थैंक्स। समय देखता हूँ। मिस प्रीति? यस। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। आपने ही फोन किया था? जी। आप जरा आइए। प्रीति। हाँ प्रीति, प्रीति तुमने वो धुन कहाँ सुनी थी? सर कल मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम कर रही थी और मुझे वो आवाज यहीं कहीं सुनाई दी थी। किसकी धुन थी वो? मेरा मतलब है कौन बजा रहा था? सर ये तो मैं नहीं कह सकती। एक्चुअली मैं एक एड एजेंसी में काम करती हूँ और इस स्टूडियो में मेरा आना जाना लगा रहता है। धुन अच्छी थी इसलिए दिमाग में रह गई। अच्छा, कुछ याद है तुम्हें किस रिकॉर्डिंग रूम में से वो धुन आ रही थी? नहीं सर, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो धुन मैंने यहीं कहीं सुनी है। आप उस वक्त किस रिकॉर्डिंग रूम में थी? आइए मैं बताती हूँ। सर इस रूम से बाहर निकली थी। प्रीति, ये सब रिकॉर्डिंग रूम साउंड प्रूफ होते हैं ना? यस सर। मतलब जब तक किसी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा ना खुले अंदर की आवाज बाहर नहीं आती और बाहर की आवाज अंदर नहीं जाती। जी। तो तुमने वो धुन कैसे सुनी? सर मुझे एक फोन करना था। जब मैं फोन करने के लिए बाहर आई तब मैंने वो धुन सुनी। मतलब तुम जब उस कमरे में से बाहर आकर फोन कर रही थी तो किसी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खुला और तुमने वो धुन सुन ली? जी सर। एक काम करते हैं, तुम उस दिन की तरह उसी कमरे में से बाहर आकर वहीं जाकर खड़ी हो जाओ जहां पर तुम फोन कर रही थी। हम हर रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा एक एक करके खोलेंगे और वो धुन बजाएंगे। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। हेलो। मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। हाँ हाँ बस आ रही। ओके बाय। धुन अच्छी है। सर याद आ गया, इसी रूम में से आवाज आ रही थी। Are you sure? यस सर, 100%। सर सीआईडी को रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम ना क्यों करेंगे? सर ये वो रजिस्टर है जिसमें हर पार्टी की एंट्री रहती है, जिसके यहाँ बुकिंग होती है। कल 4 नंबर रिकॉर्डिंग रूम में किसकी रिकॉर्डिंग थी? 1 मिनट सर। इस वक्त कहाँ होंगे वो?
से आ रहे हैं? हम आप ही से मिलने आए मिस्टर बाबा सहगल। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। सर रिहर्सल चल रही है, इतना तो देखिए आप। वो हमें दिख रहा है, आप हमारे साथ चलिए। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? बट आप मेरे को अरेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आप सीटी बहुत बढ़िया बजाते हो। क्या? तो ये आप ही का नया गाना है ना? हाँ, लेकिन गाना आपको मिला कहां से? राजेश की लाश के पास से। ये ट्यून खूनी बजा रहा था। ये कैसे हो सकता है? सर ये गाना तो मार्केट में रिलीज ही नहीं हुआ है, पब्लिक में किसी को पता ही नहीं है। और जब आपने मेरे को अरेस्ट किया तब मैं शो की रिहर्सल कर रहा था, वो भी इस धुन पर। यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर बाबा सहगल कि अगर ये धुन सिर्फ आप ही को पता थी तो फिर खूनी ये धुन कैसे बजा रहा था? हा? सर अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं ये ट्यून जानता हूं इसलिए मैं खूनी हूं, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरे अलावा भी और लोग हैं जो इस धुन को जानते हैं। आपने अभी भी कहा कि आपके अलावा ये ट्यून कोई नहीं जानता। हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। पब्लिक में किसी को नहीं पता है। जब एक गाना कंपोज होता है तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कंपोजर, अरेंजर, लिरिक राइटर, टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस, तब एक नया गाना बनता है। और आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 5 से 6 लोग। अच्छा, अभिजीत सर, इन सबको बुलाओ। डॉक्टर साहब कुछ पता चला? पता करने की कोशिश कर रहा हूं। सर जरा जल्दी कीजिए, आप स्पीड से काम करेंगे तो खूनी इंडिया छोड़कर दुबई में बैठा होगा। तुम डिपार्टमेंट में ये साबित करना चाहते हो ना कि केस सबसे पहले तुमने सॉल्व किया? आप जो भी समझे। सच तो ये है कि जो आदमी मरने वाले के ऑफिस में छुपा हुआ था उसने खूनी को जरूर देखा है, इसलिए वो कैमरा फोन के जय किनारे लगा रहा था। तो इससे तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? वो खूनी को ब्लैकमेल करेगा। अगर हम इस आदमी के पास पहले नहीं पहुंचे तो वो खूनी से सौदा कर लेगा, और जो सबूत इस आदमी के पास है वो मिट जाएंगे। दया खूनी कैसा भी हो, कहीं भी हो, सालूखे के हाथ से नहीं बच सकता। अभिजीत सब तैयार है? यस सर। वॉइस एनालिस्ट अपने इक्विपमेंट चेक कर रहा है सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। गुड। मैंने डेक्टाफोन से विसल वाली ट्यून कंप्यूटर में फीड कर ली। अब मैं इन लोगों की विसल इस वाली विसल से मैच करूंगा, पर जिसकी भी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई वही आप पे कहा। गुड। अभिजीत आप लोग एक एक करके वहां उस केबिन में जाएंगे और माइक के सामने सीटी बजाएंगे। देखते हैं किसकी सीटी उस सीटी से मैच करती है। आप आइए पहले। ये दोनों मैच नहीं कर रही। ये भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। किसके कहने पे? हाँ? मैं उसे नहीं जानता हूँ। वो मेरे घर में घुस के बैठा सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। चलो
देखो इसे पहचानते हो? हाँ हाँ, यही तो है वो। यही है वो? ये कहां मिला था तुम्हें? सर, ये आदमी जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है और इसने सारे परिवार को कैद करके रखा है सर। और इसके पास एक गन भी है। पर इसे तो गोलियां लगी है, ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा। फिर ये घर में घुसा कैसे? ये बहुत खतरनाक आदमी है सर। मगर इसकी गोलियां निकाली किसने? कोई डॉक्टर वॉक्टर आया था क्या? जी नहीं, मेरे डैडी ने ही निकाली। डॉक्टर है क्या? जी हाँ, मेरे डैडी एक बहुत बड़े सर्जन है, डॉक्टर रतन। इसने कहा कि ये हम सबको गोली मार देगा अगर हमने इसका कहा नहीं माना तो। इसने किसी को मारी तो नहीं गोली? नहीं सर, मगर इसने जबरदस्ती मुझसे ये लेटर लिखा है और कहा कि ब्यूरो के मेल बॉक्स में डाल के आओ। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फैमिली खतरे में सर। अगर मैं 1 घंटे में घर नहीं पहुंचा तो ये मेरे पूरे परिवार को मार देगा। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। नकुल अब गुनाह के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुका है, यहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। दया, ये लेटर पढ़ो, देखो नकुल ने क्या लिखा इस तीसरे लेटर में। डैडी, आपने जो 3 गोलियां मुझे मारी थी उनमें से 2 तो मैं पहले आपको भेज चुका हूं। अब ये तीसरी और आखिरी बुलेट आपको भेज रहा हूं। आपको जान के बहुत दुख होगा कि मैं बच गया हूं। डॉक्टर ने मेरी 3 गोलियां निकाल दी है। उन्होंने काफी मदद की है मेरी। अब मुझे आपसे मदद चाहिए। मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं डॉक्टर और उसके घर वालों को जान से मार दूंगा। सर प्लीज मेरी मम्मी डैडी को बचा लीजिए। वो जो कह रहा प्लीज मान लीजिए, वरना वो मेरी मम्मी डैडी को मार देगा। घबराओ मत बैरागी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दक्ष, फटाफट इसे छोटा वाला कैमरा लगा दो और इसे वापस जाने दो। ये जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तुम्हारा बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं इसने धोखा तो नहीं दे दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो आ जाएगा। मुझे नहीं लगता वो आएगा। पिछली बार जब ब्यूरो में तुम लेटर डालने गए थे तो तुम 25 मिनट में वापस आ गए थे, तो फिर वो कैसे नहीं आया? है? मैंने कहा ना आपसे, वो आ जाएगा। जो कुछ तुमने कहा वही तो किया हमने। मेहरबानी की मुझ पर, मेहरबानी की मुझ पर। तुम्हारी जान बचाई है। 3 गोली नहीं निकालता तो शायद तुम ये गन भी नहीं उठा सकते थे। अगर वो 5 मिनट के अंदर अंदर वापस नहीं आया ना तो मैं तुम्हारी बीवी को गोली मार दूंगा। प्लीज उसे कुछ मत करिएगा, चाहे तो गोली मुझे मार दो। मुझे थोड़ी ना पता था कि रेवा ने उसे बता दिया है कि मैं उसके गंदे कामों के बारे में जानता हूँ। बेवकूफों की तरह मैं उस इंसान जगह चला गया उसे। तेरी रेवा से कुछ बात हुई थी? हाँ हुई थी। तो फिर क्या? मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। अचानक ही मुझे धक्का दे दिया, संभलने का मौका तक नहीं दिया। मैं जाकर नीचे खाई में गिर गया। Anyway, thanks. अब तुम आराम करो। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये राज ही वो मुजरिम है जिसकी हमें तलाश है। दया और अभिजीत कहाँ है? अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि राज ही असली मुजरिम है। जान को उसी ने फेंका यहां से और वो यहां से पैदल भाग गया। उसकी बाइक तो खराब नहीं, तो फिर वो ये बाइक को यहां छोड़कर भागा क्यों? शायद कोई और उसे यहां से ले गया किसी दूसरी गाड़ी में। बॉस तुम ठीक कह रहे थे। ये देखो टायर मार्क्स। राज ने जान को धक्का मारा और इस गाड़ी में बैठ के भाग गया। टायर मार्क्स से गाड़ी का पता लगाया जा सकता है। यहाँ कुछ और भी है।
इंजन ऑयल। जिस गाड़ी का मालिक गाड़ी का ज्यादा ध्यान नहीं रखता, शायद इंजन ऑयल लीक कर रहा है, वो भी काफी ज्यादा। ये देखो। इतना ऑयल लीक होने का मतलब? ये गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। ऑयल के निशान तो सिर्फ यहां तक ही, यानी इंजन ऑयल पूरी तरह से खत्म हो गया है। मतलब गाड़ी यहां से ज्यादा दूर नहीं होगी। वो देखो। जो भी आदमी राज को यहां पे लेके आया था, वो और राज यहां से किसी और गाड़ी से आगे निकल गए होंगे। इस गाड़ी ने तो जवाब दे दिया, मगर इतना इंजन ऑयल लीक कैसे कर रहा था? अजीब बात है, इंजन ऑयल का पाइप ही पूरा फटा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, छेद, गोली चली है और उसी गोली ने इंजन ऑयल का पाइप ही फाड़ दिया। बस वो गोली यहीं फंसी है। ये देखो। ये गाड़ी पहाड़ी पर से आई और इंजन ऑयल वहीं से लीक कर रहा था। इसका मतलब गोली पहाड़ी पे चली है। किसने चलाई होगी गोली और किस पे? राज के साथी पे, जो शायद इस कार का मालिक हो। व्हीकल रजिस्ट्रार से पता करते हैं इस कार का मालिक कौन है। दिनेश, आपकी गाड़ी का नंबर MHIQ 9857 है ना? जी हाँ। कार के बाहर एक छेद था, कुछ गोली वोली चली थी क्या? किस पे चली थी गोली? राज पे? कौन राज? जिसे तुम अपनी कार में लेकर आए थे, सच बताओ। उस वक्त कार में मैं थी। तुम्हें बाहर आने से मना किया था ना मैंने। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है ना। वैसे भी इन लोगों को यहाँ देखकर मुझे टेंशन हो रही है। मैंने तुम्हें कल ही बोला था ना कि सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं, तुम ही नहीं माने। मैडम, क्या हुआ था? मैं और मेरे पति कल ड्राइव पे गए थे क्योंकि मुझे बेचैनी सी फील होती है। मैडम, आप जरा यहाँ बैठ जाइए प्लीज। थैंक्स। फिर जब हम पहाड़ी वाले एरिया पे पहुंचे तो हमने देखा कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को गोली मार दी। गोली? हाँ। सर, वो राज की फोटो दिखाना इन्हें। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये वही आदमी है जिसने गोली चलाई थी? नहीं, बल्कि ये वो आदमी है जिसको गोली लगी थी। तब तो आपने उस आदमी को भी देखा होगा जिसने गोली चलाई है। क्या वो आदमी ये है? हाँ, ये वही आदमी है। आप उस आदमी को पकड़ लेंगे ना जिसने गोली चलाई थी? गोली चलाने वाला कहीं भाग के नहीं जाएगा। पहले हमें उस आदमी को पकड़ना है जिसने गोली खाई है।
बहुत देर हो चुकी है। ही इज डेड। सर, राज की बॉडी हमें उस जगह से थोड़ी दूर पे मिली थी जहां से हमें ये मिला था। तो मिस्टर सजान, अब तो तुम्हें सच्चाई बताने से परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। ओके, वो क्या है ना कि मैं बहुत ही सही बिजनेस में हूँ, ग्लैमर की दुनिया में। यहाँ पे मासूम और खूबसूरत लड़कियां बड़े बड़े सपने लेकर आती हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधना बहुत ही आसान होता है। धोखेबाजी की पट्टी लड़कियों का नाजायज फायदा उठाने के लिए। वो सब राज करता था। तुम्हारे कहने पे वो प्यार का झूठा नाटक करता था। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो हमें चाहिए होता था वो हमें आसानी से मिल जाता था। आप लोगों को तो पता होगा ना कि इस तरह की एमएमएस की मार्केट कितनी बड़ी है। और फिर तुम्हारी इस गंदी मार्केटिंग के बारे में रेवा को पता चल गया। यस, उसे मारना बहुत जरूरी हो गया था, लेकिन समंथा बेचारी बहुत ही अच्छी लड़की थी, खाम मेरे जहर का शिकार हो गई। स्टूपिड। और राज, उसे क्यों मार दिया तुमने? डर गया था राज, बहुत डर गया था। मैं उसे में गया, राज अगर रेवा नहीं मरती तो हम लोग मर जाते। समंता भी मर गई तो क्या हुआ राज? रिलैक्स, जो हुआ सो हुआ, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। नहीं, मुझे अब ये काम और नहीं करना है। आई एम आउट। मुझे इस काम से आजादी दो। ये लिखिए आजाद। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अपनी बेवकूफी से। मैं खाई में झांकने गया कि वो वाकई में मरा है कि नहीं। मैं खुद ही और खुद को बेगुनाह साबित करने का बहुत अच्छा तरीका मिला तुम्हें। बहुत अच्छी कहानी बनाई तुम। थैंक यू ऑफिसर। थैंक्स कहने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है जो अब तुम जेल में गुजारोगे। एक जान को पकड़कर कुछ नहीं बदलने वाला ऑफिसर। ये मॉडर्न जमाना है जो आकर रहेगा। एक एक करके तुम जैसे सब पकड़े जाओगे, जैसे तुम पकड़े गए। और उसके बाद जो मॉडर्न जमाना आएगा उसमें लड़कियों की मासूमियत नहीं बिकेगी। फिर अचानक निकल गए। मतलब ब्लैंक बॉक्स फिर डायल करने से पता चल जाएगा किसका नंबर है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। ये किसका नंबर है? ये संजय कुमार के घर का नंबर है। क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये संजय कुमार कौन है? तो बिल्डर राजेश का बिजनेस पार्टनर है। हमारे सारी मुसीबतों की जड़ वही है। लेकिन पापा तो उसके नाम से भी चिढ़ते हैं। तो फिर उन्होंने उसे फोन किया क्यों होगा? लगता है एक और जान खतरे में है। संजय कुमार। क्या कर रहे हो आप? जिंदगी के सारे हिस्सा पूरे कर रहा नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चीटिंग के केस में तुम्हें भी अरेस्ट किया जाता है मिस्टर संजय। वो ट्यून थी ही इतनी अच्छी कि किसी की भी जुबान पे चढ़ जाए। प्रीति से सुनी तो अनजाने में मैं भी गुनगुनाने लगा। सारी जिंदगी एक एक पाई जोड़ी थी कि एक दिन हमारी छत होगी। मैंने सारे पैसे राजेश और संजय को दे दिए, यहाँ तक कि प्रीति की शादी के लिए जो मैंने पैसे जोड़े थे वो भी उन्हें दे दिए। लेकिन इन धोखेबाजों ने तो बिल्डिंग ही नहीं बनाई साहब। मैंने सोचा इन धोखेबाजों से बदला लेने का। और किरण
उसे क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था राजेश का खून करते हुए उसने मेरी फोटो खींची है। जब उसका फोन आया तो मैं अपनी बेटी प्रीति की शादी के लिए मेट्रोपोलिटन कॉलम काट रहा था। कह रहा था मुझे पैसे दो, मैंने वही कैची अपनी जेब में रखी और उसे भी मारने चले गया था, और उसे भी मैंने मार डाला था, उसे भी मैंने मार डाला। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पकड़ा गया तो एक खूनी की बेटी के साथ शादी कौन करेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीति की शादी सही तरह से हो और उसे आप भी अटेंड करें।